साथियों नमस्कार। साथियों पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तर भारत के बड़े हिस्से में ऐसी स्थिति बाढ़ को देखने को मिल रही है। जिस तरीके से उत्तर भारत में लगातार भारी बारिश हुई, उसके चलते हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा का यातायात भी पूर्ण रूप से एक तरह से ध्वस्त हो चुका है। बहुत से राज्य और राष्ट्रीय मार्ग धंस चुके हैं। लगातार हमें लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है और यातायात प्रतिबंधित होने के कारण, यातायात प्रभावित होने के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश की कई जगहों पर फंस गए हैं। उनसे उनके परिजनों का संपर्क भी नहीं हो पा रहा है और हिमाचल प्रदेश से ये स्थिति अब नीचे आते आते पंजाब से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि यमुना के अंदर लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और यमुना से सटे हुए जो दिल्ली के इलाके हैं, वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति आज हमें देखने को मिल रही है। साथियों, जिस तरीके से ये पूरा प्राकृतिक आपदा आई है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि जो जल भराव सड़कों पर आज हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं, सड़कें हमारी धंस रही हैं, ये मात्र एक प्राकृतिक आपदा नहीं है साथियों, ये एक भ्रष्टाचार का भी एक परिणाम है। जो प्राकृतिक विध्वंस पिछले 20 साल में नीतियों के कारण हुआ है, वो तो एक इसका कारण है ही है, लेकिन जो पानी की निकासी हमें देखने को नहीं मिलती है शहरों की सड़कों के ऊपर, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का ये एक जाल है। यानी कि सड़कों पर जो पानी है, वो साथियों सिर्फ पानी नहीं बह रहा है, वो इस देश की ब्यूरोक्रेसी का, देश की नीतियों का, देश के राजनेताओं का किया धरा भ्रष्टाचार भी आज हमें सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और इस पूरी परिस्थिति के अंदर साथियों सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? सही मायने में अगर देखा जाए तो जो गरीब है, जो मजदूर है, अगर गांव में देखा जाए तो जो किसान है, जो छोटे उद्योग चलाता है, वही लोगों का यातायात का विषय हो, चाहे उनका जीवन यापन करने के काम हो, वही सबसे ज्यादा प्रतिबाधित इस दौर में और इस आपदा में सबसे अधिक हुए हैं। जिसके चलते यातायात पर प्रभाव पड़ने के कारण महंगाई जैसी समस्या भी मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जो ये पूरा भ्रष्टाचार और नीतिगत लूट होती है, उसकी जवाबदेही इस प्राकृतिक आपदा में सुनिश्चित करने के लिए कोई तैयार नहीं है। साथियों, ये नीतिगत किस तरीके से है, इसको हमें विशेष तौर पर समझने की जरूरत है। जिस तरीके से हिमाचल के अंदर लगातार लैंडस्लाइड हुए हैं और सड़कें ध्वस्त होती चली गई हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर कितना मजबूत बनाया जा रहा है। ऑल वेदर, सभी तरह के मौसमों के लिए वाजिब तरह की सड़कें जो बनाई जा रही हैं, उसका बहुत बढ़ चढ़कर प्रचार हुआ है। उसकी आज एक जमीनी हकीकत हम जान लेते हैं। साथियों, सरकारों द्वारा कुछ कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं सड़कें बनाने के लिए, कर रहे हैं, लेकिन जब वे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं और जिस तरीके से साइंटिफिक तरीके से पहाड़ों को काट कर सड़कों को बनाया, उनको चौड़ा किया जाना चाहिए, उन सभी नॉर्म्स को, यानी कि वो जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको तार तार करते हुए कंपनियां वहां पर सड़कें बनाती हैं, क्योंकि कंपनियों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपना मुनाफा बनाए रखना है। उनको प्रकृति से और जनता की सेफ्टी से कोई लेना देना अधिकांश रूप से नहीं होता है। साथियों, जो दिल्ली से जब हम चंडीगढ़ जाते हैं, ये जो एनएच है पूरा, इस एनएच के समानांतर ही बराबर में जब यमुना बहती है, उसका जब लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, तो वह पूरा का पूरा इलाके में बड़ी मात्रा में लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं। और अगर हम हिमाचल वाली बेल्ट की बात करते हैं साथियों, तो वहां पर पहाड़ों को काटकर सड़कों को चौड़ा करने का काम लगातार किया जा रहा है। और जब में सड़कें चौड़ी की जाती है, तो उसके ऊपर टोल प्लाजा लगाकर एक बड़ी वसूली वहां पर स्थापित कर दी जाती है। साथियों, अब जब सड़क को चौड़ा किया जाएगा, तो पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते वहां पर कुछ पहाड़ों की कटाई होनी वाजिब है। तो वो पहाड़ों की कटाई करने का जो नॉर्म है, जो तरीका है, वह होता है साथियों कि जिस तरीके से हम अपने घरों में जो जीना बनाते हैं, जो सीढ़ियां बनाते हैं, उसको स्टेप्स बोलते हैं। उन स्टेप्स के माध्यम से ही पहाड़ों को काटा जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके के मौसम के अंदर वह पहाड़ धंस के नीचे ना आ जाए। लेकिन उसमें कंपनियों के ऊपर एक कॉस्ट को निकालते हैं, तो पता चलता है कि कंपनियों को वो उस तरीके से पहाड़ काटने में ज्यादा खर्च होता है, जिसके चलते 90 डिग्री एंगल के तहत ही सीधा पहाड़ को काट दिया जाता है, जिसके कारण पहाड़ की जो आपसी मजबूती है, मटेरियल की जो मजबूती है, वह कमजोर होती है और ऐसी बारिश होने के चलते वह पहाड़ धंस जाता है। तो साथियों, इसकी जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जिनको ठेका दिया गया वो सड़कें बनाने का, उनके जो बिल भी पास हो चुके हैं, उन्होंने पैसा भी कमा लिया है, टोल प्लाजा से और पैसा भी कमा रहे हैं, और सड़कों को विस्तार करने का, सड़कों बनाने के
भविष्य में भी उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण, ये जो प्रकृति का विध्वंस वहां पर किया, जो लोगों की वहां जान चली गई लैंडस्लाइड के चलते, रोड धंसने के कारण, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की चर्चा देश में कहीं नहीं हो रही है। और उसी के समानांतर साथियों, हम जिस तरीके से हमने कुछ महीने पहले देखा था कि उत्तराखंड के जोशीमठ के अंदर जोशीमठ धस रहा है, तब भी प्राकृतिक विध्वंस जैसी का ही एक बड़ा कारण वहां पर माना जा रहा था। और जोशीमठ के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे, उन परिवारों में, वहां पर जितनी दुकानें थी, वहां पर एनटीपीसी का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध किया था साथियों। लेकिन उनकी कहीं नहीं सुनी गई। वहां पर बैनर भी लगाए गए थे गो बैक एनटीपीसी के, लेकिन उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई। यानी कि पहाड़ी इलाकों में जब हम विकास के नाम पर छेड़छाड़ करते हैं और वहां के स्थानीय लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता है, और उसके बाद इन कंपनियों द्वारा किसी भी तरीके के नॉर्म्स को, जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं पहाड़ को काटने के, उनको फॉलो नहीं किया जाता है, तो उसके बाद ये प्राकृतिक आपदाएं और ज्यादा खतरनाक हो जाती है आम जनता के लिए। लेकिन उन विषयों पर चर्चा करने वाला, उन नीतियों पर चर्चा करने वाला और वहां पर हुए भ्रष्टाचार पर बात करने वाला कोई तैयार नहीं है साथियों। किसकी जवाबदेही होगी, इस पर भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बकायदा ये एक चलते फिरते हमने लोगों को मारने की व्यवस्था बना दी है विकास के नाम पर। उस पर बकायदा हम टोल प्लाजा की ओर वसूली कर उस आम जनता पर उस बोझ बढ़ाते हैं। साथियों, वर्तमान के अंदर डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वर्तमान के अंदर पूरे के पूरे हिमालय पर्वत में लगभग 81 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बनाने की तैयारी चल रही है, और भविष्य में 320 ऐसे प्रोजेक्ट और बनाने पाइपलाइन में है, जो आंकड़ा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा जारी किया गया है। यानी कि इतने बड़े स्केल पर अब हम हिमालय के अंदर छेड़छाड़ करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो भविष्य के अंदर वह दिन दूर नहीं है साथियों कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं अभी हम देख रहे हैं, ये और ज्यादा दुगनी हमारे लिए होने वाली है। अब इसमें एक बड़ा सवाल साथियों ये खड़ा होता है कि जो ये आपदाएं आती है, इन आपदाओं के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं, और उनकी इस पूरी प्राकृतिक आपदा में, इस पूरे जलवायु परिवर्तन में और इन नीतियों में हिस्सेदारी बड़ी सीमित होती है। अब जिस तरीके से अगर हम दिल्ली का ही उदाहरण ले साथियों, दिल्ली के अंदर यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, और यमुना से सटे हुए इलाकों में कौन गरीब मजदूर आदमी ही रह रहा है, उनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है सुरक्षा के नाम पर, जो कि वाजिब भी है। अगर जल स्तर बढ़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तो लोगों की सुरक्षा के लिए उनसे उनको वहां से निकालना तो पड़ेगा। अपने घरों को छोड़कर वो गरीब आदमी ही वहां पर निकलते हैं, वही अपने घरों से विस्थापित होते हैं, और इस जलवायु परिवर्तन में और इन नीतियों में उनकी हिस्सेदारी ना के बराबर है। यानी कि जो लोग हजारों करोड़ के मुनाफे कमा रहे हैं और लोगों को एक ये विकास के नाम पर ऐसा मॉडल दे रहे हैं जिसमें उनकी जान परा बनती है, उन लोगों को इस चीज का मूलतः कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये व्यवस्था ही कॉर्पोरेट हितैषी बन चुकी है। क्योंकि वो नीतियां को तो वो चाहते ही है ये विकास का मॉडल चले। तो यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव जिन लोगों पर पड़ रहा है, उन लोगों की हिस्सेदारी, उस कंट्रीब्यूशन, उनमें योगदान बड़ा सीमित होता है इस पूरे जलवायु परिवर्तन के अंदर। साथियों, जिस तरीके से ये बाढ़ की स्थिति आज हमें, चाहे वो अंबाला का क्षेत्र हो, चाहे वो पंजाब का क्षेत्र हो, चाहे वो दिल्ली तक पहुंच गई है, इन पर हमें विशेष रूप से गौर करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से हिमालय पर्वत के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसके पीछे जो ये कंपनियों की मानसिकताएं हैं, जो किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन को, कायदे कानूनों को तवज्जो नहीं देते हैं, और उन कंपनियों को नीतिगत तरीके से सहायता सरकारों द्वारा की जाती है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारें दोनों समान बराबर हैं उनके, और कॉरपोरेट हितैषी नीतियों को बल्कि उनकी तरफ से बढ़ावा दिया जाता है। और जो ब्यूरोक्रेसी है, वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर कर ये जो सड़कों में जल भराव है, ये भ्रष्टाचार का बड़ा कारण है। क्योंकि आज हरियाणा के कई जिलों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि सड़कों की स्थिति इतनी नाजुक है, क्योंकि निकासी की व्यवस्था कई तरीके से नहीं की गई है, ठीक ढंग से नहीं की गई है। तो साथियों, जिन लोगों का इस जलवायु परिवर्तन में, इन कॉरपोरेट हितैषी नीतियों में योगदान सबसे कम है, उसका भुगतभोगी सबसे ज्यादा वही है। तो इस पूरे वर्ग को एक गंभीर चर्चा इन विषयों पर करनी होगी। अन्यथा इसी तरीके की अगर आपदाएं आती रहेंगी, और कई बार ये आपदाएं नीतिगत भी होंगी, ये तो प्राकृतिक आपदा का इस पर चोला पहनाकर इस बात को ढका जा रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा क्यों बनी है, उसके पीछे नीतियां ही हैं। उन नीतियों को लेकर
जागरूकता के साथ उन लोगों को साथ आना होगा जिनका योगदान इनमें नहीं है, और इन कॉरपोरेट हितैषी नीतियों का सही ढंग से विरोध करना होगा। अन्यथा वो गरीब व मजदूर वर्ग, वह छोटे व्यापारी व किसान व मध्यम वर्गीय इसी तरीके से इन कॉरपोरेट हितैषी नीतियों के चलते पिसता चला जाएगा, और अंत यह होगा साथियों कि उनका जो अपना एग्जिस्टेंस है, उनका जो अस्तित्व है, आने वाले समय में इन कॉरपोरेट व्यवस्था के चलते वह भी खतरे में आ सकता है। साथियों, आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके साथियों उतना शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। साथियों नमस्कार, जय हिंद।